दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल संतोष क्लासेस में। हम लोग इससे पहले मैटर का पार्ट 3 किए थे। आज मैं आप लोगों के साथ मैटर का पार्ट 4 करूंगा। ये आपका मैटर का पार्ट 3 था जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज मैं आप लोगों के साथ 61 से 85 तक करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इतने सारे क्वेश्चन को इसमें मतलब कलेक्ट करके आपके साथ डिस्कस करने के लिए कि आपका कोई भी एग्जाम में, चाहे वो SSC CGL ही क्यों ना हो, वहां तक में यदि आपका मैटर चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छूटेगा। हम लोग वैसे क्वेश्चन को इसमें डिस्कस किए हैं कि लग तो रहा है 85 क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, लेकिन लगभग 350 से 400 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जा चुका। आप इसको पढ़ने के बाद आप मैटर का कोई भी क्वेश्चन उठाइए, देखिएगा आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा यदि आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो। आगे बढ़ने से पहले काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट रहूं आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन होता क्या है कि यदि हम लोग भौतिक परिवर्तन होता है कि सबसे पहले जान लीजिए कि जैसे कि ये वाला आपका बर्फ है, ये क्या है? आपका बर्फ है। बर्फ को हम लोग गलाकर क्या बना दिए? पानी बना दिए। पानी को फिर ठंडा करके बर्फ बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं सर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। सर और कुछ जैसे है क्या? जैसे कि मान लीजिए कि आपका कागज है, कागज को काट काट के हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए, फिर इस टुकड़ा को फिर हम लोग मशीन में ले जाकर कागज बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया? हम लोग पहला पदार्थ से दूसरा पदार्थ यदि बना दिए, जैसे आपका कागज को जलाकर हम लोग क्या बना दिए? राख बना दिए। फिर इस राख से कागज बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं सर। कौन सा परिवर्तन हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और कुछ उदाहरण देख लीजिए। भोजन का पाचन, यदि हम लोग खाना खाते हैं, पच जाता है, फिर हम लोग चाहेंगे कि हमारे पेट से फिर से दाल बन जाए, फिर से चावल बन जाए, फिर से आलू निकले, फिर से बैंगन निकले, निकल सकता है क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक परिवर्तन। पूछा क्या गया है? भौतिक परिवर्तन। ये आपका होगा नहीं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलने के बाद आप जल गया मोमबत्ती, आप फिर से सोचिएगा, फिर से आपको बना देंगे मशीन में डाल के, वही गला हुआ चीज को उठाकर इस तरह मोमबत्ती बन जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये रासायनिक परिवर्तन। ये खाना का पकना, खाना पकने के बाद सर सब्जी बन गया, फिर हम लोग चाहेंगे कि फिर से हल्दी उसमें से मिल जाए, फिर उसमें से सर आलू मिल जाए कच्चा वाला, फिर उससे बैगन मिल जाए सर, फिर प्याज मिल जाए। नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। जल से बर्फ बनना और फिर बर्फ से जल बना सकते हैं क्या? नहीं सर, 100% बना सकते हैं। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। बस हम लोग इसी का आंसर ही ढूंढ रहे थे। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किए। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे क्या है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहते हैं? कि देखिए कोई भी मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो उसमें जो मैटर जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। घनत्व तो क्या होता है? आपको अच्छे तरीके से पता है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को मतलब क्या है? आपका वॉल्यूम और आपका मास का रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। इसका सही मतलब क्या होता है? किलोग्राम। और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। कहने का मतलब क्या हो गया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसका? ये आपका किसी वस्तु का घनत्व का सही मात्रा है। घनत्व को हम लोग कैसे जानेंगे? मान लीजिए ये कोई फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम है। इसमें देखिए, इसमें 4 गोले रखे हैं और इसमें देखिए इसमें इतने गोले रखे हैं। अब यदि कोई पूछेगा किसका घनत्व अधिक है, तो कोई अंधा आदमी बोल देगा सर इसका घनत्व अधिक है। कहने का मतलब क्या है? एक रूम में यदि 40 आदमी हो, उसी रूम में 200 आदमी भर दिए, किसका घनत्व अधिक रहेगा? 200 आदमी वाले का। समझ गए? मतलब एक फिक्स एरिया पे जितना यदि आपका अमाउंट में आपका पदार्थ है उसका घनत्व कहलाता है। ये समझ गए? और यदि उसको मात्रा को क्या बोलेंगे? क्वांटिटी को, उसको हम लोग द्रव्यमान बोलेंगे। ये समझ गए? ये आप 2 चीज समझ गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान का सही मतलब क्या होता है? तो आपका किलोग्राम होता है। ये आप समझ गए। आगे आते हैं। पानी का क्वथनांक क्रमशः सेल्सियस और केल्विन पैमाने पर होता है। तो हम लोग इसमें जानना है कि जो पानी का जो क्वथनांक होता है, पानी का क्वथनांक हम लोग जानते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं बचपन से, वो 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद पानी उबलने लगता है, मतलब बॉयल होने लगता है। यहाँ तक तो जानते हैं, ये सेल्सियस में। लेकिन पूछ दिया है केल्विन में। यदि सेल्सियस से आपको यदि केल्विन में पूछा जाए तो क्या करना है? प्लस 273 जोड़ देना है। तो 273 जोड़ दीजिए, तो 100 प्लस 273 तो कितना हो गया आपका? 373 केल्विन। ये आप समझ गए? तो हम लोग क्या जान गए कि पानी का क्वथनांक हम लोग सेल्सियस में भी जान गए और हम लोग केल्विन में भी जान गए। तो 100 और 373 देखना है, तो 100 और 373 पहला ऑप्शन में है। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि द्रव जो है मतलब पानी बर्फ का रूप ले लेता है। 273.15 केल्विन मतलब एग्जैक्ट नाम है, मतलब मान है।
उस पर भी क्या होता है कि पानी आपका बर्फ बन जाएगा। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आए अगले क्वेश्चन पे, क्या है बोस आइंस्टाइन या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। देखिए मैं आप लोगों के साथ पदार्थ का 5 अवस्था का डिस्कस किए थे। पहला था ठोस, द्रव, गैस, जो सभी लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे एक प्लाज्मा अवस्था, एक कंडेंसेट मतलब बीईसी अवस्था। चौथी अवस्था कभी पूछा जाए तो आपका प्लाज्मा अवस्था था, पांचवी अवस्था कभी पूछा जाए तो आपका बीईसी अवस्था। देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में आपको समझाते हैं, अवस्था के बारे में से। ये आपका ठोस है, ये आपका द्रव, ये आपका गैस और ये आपका प्लाज्मा अवस्था। ये 4 हम लोग जाने। अगला क्या है बीईसी अवस्था, लेकिन मैं आपको यहां लिख रहा हूं, ये 5वीं अवस्था है, याद रखिएगा। और ये फर्स्ट है और ये आपका चौथी अवस्था है। पूछा जाता है चौथी अवस्था क्या है, 5वीं अवस्था कौन सी है। अब इसका गतिज ऊर्जा, इसमें क्या होता है कण बहुत सामने सामने होते हैं, कण बहुत सामने सामने होते हैं। गति तो करते हैं लेकिन बहुत सामने सामने होने के कारण उतना गति नहीं कर पाते जितना द्रव के कण करते हैं। द्रव के कण थोड़े दूर दूर, थोड़े दूर दूर तो ज्यादा थोड़ा गति करते हैं। गैस के कण और दूर दूर तो ज्यादा गति करेंगे, जितना फ्री उतना गति करेंगे। अब क्या इसका गतिज ऊर्जा, इसका गतिज ऊर्जा, इसका कम, इसका गतिज ऊर्जा अधिक, इसका गतिज ऊर्जा इससे अधिक, मतलब अधिकतम मान के चलिए, अधिक से अधिकतम। और प्लाज्मा का उससे अधिकतम, किससे, आपका गैस से। ये इसका सर ये एकदम ठंडे अवस्था का ये मतलब ये अवस्था है, मतलब बहुत कम तापमान होता है, तो इसका ये गतिज क्या जाएगा सबसे कम। यहां तक आप जान गए, ये गतिज ऊर्जा के बारे में आप जान गए। रिक्त स्थान के बारे में पूछा जाए, ठोस में बहुत कम रिक्त स्थान, वर्ड्स, इसमें क्या थोड़ा ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा, सबसे कम किसमें, आपका 5वां अवस्था बीईसी अवस्था में। अब आपको जानना है कि गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा वाला कैसे है कि जितना कण आपका फ्री रहेगा वो उतना गति करेगा, जितना स्पेस रहेगा 2 पार्टिकल्स के बीच में वो उतना मूव करेगा और उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उतना ज्यादा होगा। अब आते हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, उच्चतम गतिज ऊर्जा। देखिए यहाँ क्या लिखा, सबसे कम मतलब क्या होगा, निम्नतम, तो बहुत कम गतिज ऊर्जा। हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये उच्च गतिज ऊर्जा और उच्चतम गतिज ऊर्जा, मतलब सबसे अधिक उच्चतम किसमें होता है, तो प्लाज्मा अवस्था में। इसके बाद उच्च आपका गैस अवस्था में, उसके बाद उसके कम द्रव, उससे कम ठोस, उससे कम आपका बीईसी अवस्था। तो सबसे कम गतिज ऊर्जा किसमें होगा, बीईसी अवस्था का। इस पर हम लोग देख लिए। डाउट नहीं करना, यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको अगले लेक्चर में उस पर एक स्पेशल क्वेश्चन बनाकर आपके साथ 5 मिनट डिस्कस करूंगा कि ताकि आपका प्रॉब्लम ना रहे। अगला क्वेश्चन आपका, किस विधि द्वारा समुद्र के जल से नमक को प्राप्त किया जाता है। मैंने आपको बताया था समुद्री जल से नमक को प्राप्त करने के लिए आपका वाष्पीकरण विधि है। सर इसको कैसे करते हैं, मान लीजिए कि समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी आने के बाद उसको बांट दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। अब उससे क्या होता है, वो पानी आपका वाष्प बन के उड़ जाता है और वाष्प बन के उड़ जाने के बाद आपको एक ठोस के रूप में एक नमक लवण प्राप्त होता है। फिर इसको हम लोग, ये अशुद्ध नमक रहता है। कौन सा रहता है सर, ये अशुद्ध नमक रहता है। अब इसको शुद्ध कैसे करते हैं सर, आप बताइए। इससे पहले का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइए इसमें क्रोमेटोग्राफी होगा क्या, तो क्रोमेटोग्राफी से हम लोग क्या रक्त वाला बताए थे और आप लोग को डाई से विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए बताए थे। ये निस्पंदन नहीं होगा, निस्यंदन होगा। निस्यंदन ये आपका फिल्टर पेपर होता है, इससे हम लोग बड़े बड़े कणों को अलग करते हैं। ये आपका आसवन विधि है, यदि सामान्य आसवन विधि है तो 25 केल्विन से अधिक का यदि क्वथनांक अंतर हो तब हम लोग इसका यूज करते हैं। आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम लोग ये जो समुद्री जल से जो नमक प्राप्त होता है, जो अशुद्ध नमक रहता है, उसको किस विधि से शुद्ध करते हैं, आप जरूर बताइएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयनीकृत गैसों के रूप में अति ऊर्जावान कण होते हैं। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, ये जो अभी आपको बताएं सबसे अधिक ऊर्जा किसी में होता है, सबसे अधिक ऊर्जा आपका होता है प्लाज्मा अवस्था में। अब मैं आपको समझाता हूँ एक क्वेश्चन कि अधिक ऊर्जावान क्यों होता है, कैसे होता है। कि जब हम लोग इसमें कण बहुत सामने सामने, कण दूर दूर, इससे दूर, सबसे ज्यादा दूर, तो सबसे अधिक आपका गतिज ऊर्जा किसमें होगा, आपका प्लाज्मा अवस्था में होगा। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था में होगा क्या नहीं। अब इस प्लाज्मा अवस्था में जो कण होते हैं ना, वो कण आपके आयन के रूप में रहेंगे। किस रूप में रहेंगे, आयनीकृत अवस्था में रहेंगे। ये आप समझ गए क्यों। जैसे कि आपका एग्जांपल और देते हैं, इसे बल्ब आपका है, बल्ब में जो अवस्था रहती है वो प्लाज्मा अवस्था रहती है, उसमें आपका आर्गन या हीलियम गैस भरा रहता है। जैसे ही उसमें हम लोग करंट देते हैं तो उसके जो अंदर के जो कण रहते हैं वो आयन अवस्था में आते हैं, आयनीकृत अवस्था में। आयनीकृत अवस्था में होने के कारण वो प्लाज्मा अवस्था में पहुंच जाते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा होता है उस अवस्था में। तो ये आप समझ गए। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगा, आपका प्लाज्मा अवस्था में। यहाँ पर प्लाज्मा अवस्था होगा, मिस्टेक से
ये है प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट, सही है, ये आपका प्लाज्मा अवस्था होगा। आगे समझिए, गैसीय अवस्था में गतिज ऊर्जा थोड़ी कम होगी प्लाज्मा की अपेक्षा, तरल अवस्था उससे कम, बोस आइंस्टाइन घनीभूत बोलिए या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलिए, एकदम सबसे कम गतिज ऊर्जा। यदि गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ अवस्था देखिएगा तो ये आपका इस टाइप का फॉर्मूला, आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, सबसे कम ऊर्जावान अणु किसका है, मतलब सबसे कम ऊर्जा तो किस में होगा, जिसके कण सामने सामने रहेंगे, जिसके कण सबसे अधिक ठंडे रहेंगे, जिसके कण सबसे अधिक मतलब उसका जो टेम्परेचर सबसे कम रहेगा। सबसे कम टेम्परेचर किसका होता है, बीसी अवस्था का होता है। बीसी अवस्था मतलब सर उसको कैसे बनाते हैं कि द्रव को हम लोग 0 केल्विन पे, मतलब क्या हो गया कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये 0 केल्विन है। ये क्या है, 0 केल्विन है। इस तापमान तक हम लोग ठंडा करते हैं और जो हमको स्टेट मिलता है वो आपका बीईसी स्टेट होता है। ये आप समझ गए। सबसे कम ऊर्जावान अणु किसका है, इसका मतलब बीईसी अवस्था का। अब आपको देखना है कि बीईसी अवस्था है क्या, नहीं है। बीईसी अवस्था से अधिक ऊर्जा किसका होता है, आपका ठोस का होता है। उसके बाद किसका होता है, द्रव का होता है। उसके बाद किसका होता है, गैस का होता है। उसके बाद किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। ये आप जान गए। यदि आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस, ये 4 है। सबसे कम किसका है, ठोस का, तो हम लोग ठोस में चल गए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन 68 पे। 68 में क्या है, निम्नलिखित में से पदार्थ का सघनतम अवस्था कौन है, मतलब सबसे अधिक डेंस किसमें है। अभी आपको बताए थे बीईसी अवस्था में सबसे सामने सामने कण रहते हैं, क्योंकि इसको इतना अधिक ठंडा किया जाता है ना कि मतलब सभी लोग एकदम एक दूसरे से सिकुड़ जाते हैं। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप इसको बोलते हैं हम लोग, उस तापमान तक ठंडा करते हैं। परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस, इस तापमान तक ठंडा करते हैं। इसके जो कण है बहुत सामने सामने आ जाते हैं, ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। यही इसके सघनतम और सबसे अधिक डेंसेट स्टेट है। तो कौन सा, बीसी अवस्था। आपको देखना है बीसी अवस्था यहाँ पर है नहीं, तो बीसी अवस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है, तो ठोस अवस्था आता है। ठोस अवस्था में होगा प्लाज्मा, ही सबसे अधिक विरलतम अवस्था है। सबसे अधिक विरलतम अवस्था बोलेंगे ना तो प्लाज्मा है। उससे कम आपका जाएगा गैस, उससे कम तरल, उससे कम ठोस, तो हम लोग ठोस कर जाएंगे। आप लोगों को डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको याद रखना है कि सबसे अधिक ऊर्जा आपका प्लाज्मा अवस्था में, सबसे कम ऊर्जा आपका बीसी अवस्था में, उसके अनुसार आप जोड़ लीजिए। निम्न में से किसमें अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए, आप समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम मतलब एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप का कण का गतिज ऊर्जा और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी के कण का गतिज ऊर्जा, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का कण का गतिज ऊर्जा और 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी के कण का। सबसे पहले ये तो आपका 0 डिग्री आ गया, 0 डिग्री आ गया बर्फ मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब इसका गतिज ऊर्जा कम, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। फिर 0 डिग्री में आपका द्रव अवस्था है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप यहाँ देखिए, यहाँ भाप और पानी है, द्रव है। अब ये भी द्रव, ये भी द्रव, ये 100 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री पे गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, क्योंकि ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। ताप यहाँ पर 0 डिग्री है, ताप यहाँ पर 100 डिग्री है, इससे अधिक किसका हो जाएगा, ये वाला, मतलब ये ऑप्शन में अब खत्म हो गया। अब इस 2 ऑप्शन में देखना है, यहाँ भी 100 डिग्री, यहाँ भी 100 डिग्री, दोनों का तापमान सेम, लेकिन हमको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा जानना है, किसका ज्यादा है, तो भाप का कण का ज्यादा होता है। कारण क्या है कि भाप बनने के लिए देखिए, आपका सबसे पहले पानी आपका गर्म है 100 डिग्री में, अब इसको यहाँ से क्या बनना है, भाप बनना है। जब भाप बनेगा तो भाप बनने के लिए उसका एनर्जी चाहिए क्या नहीं, तो वो जो भाप के कण है ना, वो आपका उस पानी से एनर्जी को ले लेता है, उसको हम लोग प्रसुप्त उष्मा बोलते हैं। यही कारण है कि भाप का जो गतिज ऊर्जा होता है वो ज्यादा होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आप कंफ्यूज में कीजिएगा कि ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, लेकिन आप यदि आपको ज्यादा किसमें, आप यदि जल गए, आपको 100 डिग्री कोई पानी है उसमें आप हाथ डाल दिए, 100 डिग्री भाप वाला में आपको भाप लग गया, ज्यादा किसमें जलेगा, आपका भाप के कण से। कारण क्या है कि भाप का कण का जो लेटेंट हीट होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। वो भाप में बदलने के लिए वो एक्स्ट्रा हीट अपने पास एब्जॉर्व करके छुपा के रखता है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। यही कारण है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप के कण की सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है। तो हम लोग ये ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो हम लोग के क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है। मैंने आपको बताया था वाष्पीकरण क्या होता है कि क्वथनांक, क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री पानी का, उस तापमान से नीचे, मतलब 100 डिग्री पहुंचना नहीं चाहिए, उस तापमान से नीचे यदि द्रव वाष्प में बदल रहा है तो वो जो प्रक्रिया है वो वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे हमारे शरीर में हम लोग नहा के निकलते हैं, पंखा के नीचे हम आ जाते हैं, तो क्या वो पानी के हम लोग का भाप बन के उड़ता है, नहीं, वो वाष्प बन के उड़ता है।
इसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। हम लोग ठंडा का एहसास होती है। कारण क्या है कि वो जो पानी के कण है वो हमारे शरीर से वो हीट को लेकर निकल जाती है, और वही हीट जो है ना वही प्रसुप्त ऊष्मा है, वही लेटेंट हीट है। तो उस हीट को यदि हमारे बॉडी से निकाल लेगा, तो हमारा बॉडी से यदि गर्मी निकाल लेगा, क्या बचेगा हमारे बॉडी में, ठंडा बचेगा। यही कारण है हमको कि ठंडक एहसास होता है, किसके कारण, वाष्पीकरण की क्रिया के कारण। और वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, हवा की गति। हम लोग यदि हम लोग नहा के निकले, जितना स्पीड पंखा घूमेगा हमारा बॉडी उतना जल्दी सूखेगा, वाष्पीकरण उतना जल्दी होगा, उतना जल्दी ठंडा लगेगा। ये आप समझ गए। सतह का क्षेत्रफल मतलब हमारा बॉडी का एरिया जितना बड़ा होगा उतने जल्दी सूखेगा। मान के चलिए हम लोग नहा के आए, हम लोग बैठ गए एक जगह सिकुड़ के बैठ जाएंगे, तो हमारा बॉडी का पानी उतने जल्दी नहीं सूखेगा जितना जल्दी हम लोग ऐसे करके, हम लोग ऐसे करके हो जाएंगे तो जल्दी सूखेगा। मतलब क्या है कि हम लोग एरिया को बढ़ा दिए तो क्या होता है, जल्दी सूखेगा, मतलब वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। आप बॉडी वाला समझिए, आप कपड़ा वाला समझिए। आप कपड़ा धो के निकाले और कपड़ा को पूरा साड़ी को पसार दिए मान के चलिए, और पंखा चालू कर दिए, जल्दी सूखेगा। आप साड़ी को पसारे नहीं, आप ऐसे इस जगह रख दिए, सूखेगा नहीं सूखेगा। मतलब वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है कौन, हवा की गति और सतह का क्षेत्रफल। जितना सतह रहेगा वाष्पीकरण की दर उतनी अधिक तेज होगी। सतह के लिए बता दिए। तापमान, यदि गर्मी जितना है वाष्पीकरण उतना अधिक तेज होगा, गर्मी कम है तापमान आपका कम होगा, मतलब सॉरी वाष्पीकरण कम होगा। कैसे सर, यदि बॉडी बहुत अधिक गर्म है, हम नहा के निकले, जल्दी सूख जाएगा। कपड़ा घाट के बाहर में पसार दीजिए, जल्दी सूख जाएगा। यदि आपको गर्मी मौसम, ठंडी के मौसम, देखिए कपड़ा थोड़ा लेट से सूखता है। कारण क्या है, तापमान अधिक रहेगा, वाष्पीकरण अधिक होगा, तापमान कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा। ये अघुलनशील भारी अशुद्धियां, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि उसमें जो आपका द्रव है उसमें यदि अशुद्धियां है, यदि इम्प्योरिटीज घुला हुआ है, वो आपको इफेक्ट करता है, किसको, इवापोरेशन को। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कुछ भी मिला दीजिए, उसका जो इवापोरेशन का जो रेट है वही होगा। अशुद्धि मिलाना या नहीं मिलाना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन पे 71 पे। उस एक का चयन करें जिसका उपयोग किए जाने पर गैस के द्रवीकरण के लिए सर्वोत्तम स्थिति मानी जाएगी। मतलब क्या है कि इसमें से, इस चारों में से आपको एक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द वन विच विल बी कंसिडर्ड बेस्ट कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन। मतलब सबसे बेस्ट कंडीशन होना चाहिए लिक्विफिकेशन के लिए, मतलब द्रवीकरण के लिए, मतलब द्रव बनाने के लिए। देखते हैं, दाब बढ़ाना और तापमान कम करना। यदि मान लीजिए कोई गैस है, वही गैस का बात कर रहा है, कोई गैस है, उसको हम दाब बढ़ा दिए। तो यदि गैस है, यदि आपका ये गैस है, इसके कण इतने दूर दूर है। अब यदि इसको हम मतलब दाब बढ़ा दिए, प्रेशर बढ़ा दिए, इस तरह आ गया, मान के चलिए ये चारों कण ऐसे आ जाएंगे सामने सामने। तो बताइए, ये आपका एकदम, इसको दबाते दबाते यदि हम लोग एकदम कम कर दिए तो इससे क्या हो गया, आपका कण सामने सामने हो गया। ये किसके कण के रूप में थे, ये गैस के रूप में। जब कण सामने आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, द्रव। सर और यदि सामने यदि सटा सटा के कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ठोस हो जाएगा। समझ गए क्या, नहीं, मतलब दाब बढ़ाते जाएंगे तो जिसका जो स्टेट है वो भी चेंज होता जाएगा। तो दाब बढ़ाएंगे तो द्रव से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। मतलब द्रवीकरण के लिए एक तो स्टेट ये सही है। दूसरा, तापमान कम करना, मतलब क्या है, यदि आपका गैस बन गया है और यदि हम ठंडा कर देते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक प्लास्टिक में आपका हवा भरा हुआ है, उसको ठंडा कीजिए, देखिए वो पानी का बूंद बन जाएगा। उसको और ठंडा कीजिए, देखिए उसमें अंदर में बर्फ बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग यदि तापमान को कम करते हैं तो वो गैस द्रव के रूप में आ जाएगा, मतलब उसका लिक्विफिकेशन हो जाएगा। मतलब क्या, वो द्रवीकरण के लिए वो सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है। ये आपका ये भी सही है। तापमान बढ़ाएंगे तो गैस आपका प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा, तो आपका होगा नहीं। दाब कम करेंगे, दबाव को यदि कम करेंगे तब भी क्या होगा कि गैस के कण दूर दूर चले जाएंगे, वो द्रव रूप में नहीं बदलेगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। दाब कम करेंगे, ये भी आपका खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ के घनत्व को इस रूप में परिभाषित किया जाता है। चार को देखते हैं। तो जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होता है, आपको हम इससे पहले ही बता दिए कि द्रव्यमान और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो आपका यहाँ देखना है, तो द्रव्यमान और आयतन कहाँ लिखा हुआ है, तो आपका द्रव्यमान और यहाँ पर तापमान नहीं होगा। मात्रा मतलब क्या, मात्रा मतलब क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर उत्पाद लिखा हुआ होगा नहीं। ये मात्रा मतलब क्या होगा, वॉल्यूम। ये आपका ये ऑप्शन आपका चला गया। कैसे सर, अभी मैंने आपको बताया था ना डेंसिटी वाला, इस तरह करके कि आप ही बताइए, ये तीनों यदि सेम रहे तो किसका डेंसिटी अधिक है, किसका डेंसिटी अधिक, यदि सेम का कमरा रहे इसका डेंसिटी अधिक है, मतलब इसमें ज्यादा मात्रा है कणों का, वो क्या हो गया, वॉल्यूम ज्यादा उसका हो गया। इसी प्रकार से मैं देखिए कि द्रव्यमान और मात्रा का उत्पाद आपका होगा नहीं, अनुपात आपका होगा। ये हो गया। द्रव्यमान और टेम्परेचर कोई मतलब ही नहीं होता है, किसमें, डेंसिटी में। वॉल्यूम और ये मास और आपका वॉल्यूम का रेशियो होता है। इसका सही मात्रा क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
पूछा जाता है बार बार। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि अल्कोहल का क्वथनांक 70 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में मापना है। तो क्या करेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे, जो आएगा वो केल्विन में होगा। अब जरिए 0 और 3 तो 3 आ गया, 7 और 7 4 आ गया, हाथ में कितना आ गया 3, तो 343 केल्विन। अब आपको देखना ये है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, इनमें से कोई नहीं, हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। कभी कभी एग्जाम में आपका ये ऑप्शन इस टाइप का रहता है कि आप कंफ्यूज कर जाइए कि आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको नीचे में इनमें से कोई नहीं रहता है, वो आपका आंसर होगा। तो आगे आते हैं 74 पे। हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पड़ाव पे हैं। बस आपको यदि कहीं पर भी यदि कंफ्यूज है, मतलब कहीं पर भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको जरूर आपको सॉर्ट आउट करूंगा कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आगे आते हैं, अधिक ऊंचाई पर ठोस का गलनांक बढ़ जाता है। देखिए जब जैसे हम लोग हाइट पे बढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं, कभी भी जैसे पहाड़ों की ओर यदि चढ़िएगा, तो जो आपका द्रव का जो क्वथनांक है ना, क्वथनांक मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट। जनरली यदि आपको एक नॉर्मल लेवल पे समुद्री सतह पर यदि जल का क्वथनांक मापा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही हम लोग पहाड़ की ओर चढ़ेंगे ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जो आपका ये जो क्वथनांक है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, हो जाएगा 90, हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा 70। मतलब क्या है, ऊपर बढ़ने से ऊंचाई पर हाई अल्टीट्यूड पे जाने पे क्वथनांक कम होता है। अब आपको देखना है कि क्वथनांक कहाँ पर कम होता है, यहाँ पर लिखा क्वथनांक बढ़ जाता है, होगा नहीं। क्वथनांक में कोई परिवर्तन नहीं, क्वथनांक परिवर्तन होता ही होता है। क्वथनांक में कम होता है, क्वथनांक में कमी होता है, यही कारण है कि ऊपर में खाना पकाने में दिक्कत होता है। ठोस का गलनांक बढ़ जाता है, ये आपका होगा नहीं। द्रव का क्वथनांक घट जाता है, ये आपका ऑप्शन हो गया। इस प्रकार हम लोग देखिए यही कारण है। और ऊपर में क्या होता है, वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना ऊपर में, वो आपका कम होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है, पृथ्वी की सतह पर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, यही कारण है कि हम लोग को ऊपर जाने पर नाक से खून आने लगता है। खुले चाइना डिश में रखे तरल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन मदद करेगा, मतलब इवापोरेशन का जो रेट है उसको सबसे अधिक तेज कौन करेगा। यदि चाइना डिश पे हम लोग कुछ भी चीज रख दिए हैं, तो कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को, तो देखते हैं। बर्तन को चलते हुए पंखे के नीचे रखना, हाँ काई हवा का गति वेलोसिटी ऑफ एयर, वो आपको इफेक्ट करता ही है, किसको, इवापोरेशन को। बर्तन को खुले में रखना, जितना खुले में रखिएगा वो उतना ज्यादा इवापोरेट होगा, ये भी ऑप्शन सही है। द्रव में वायु प्रवाहित करना, मतलब क्या है, उस द्रव में हवा देंगे तो भी वो आपका क्या होगा, जल्दी इवापोरेट होगा, ये भी ऑप्शन आपको सही। मतलब कौन सा जगह, उपरोक्त सभी, मतलब हम लोग डी ऑप्शन पे जाएंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इवापोरेशन को लेकर। आगे आते हैं, पदार्थ की 3 अवस्था में से किसका एक निश्चित आकृति और आकार होता है। मैंने आपको बताया था ये एक सॉलिड है, ये एक लिक्विड है, ये गैस है। अब यदि आपका आकृति और मतलब आकार, सॉरी आयतन और आकार, इसका जो आप ये दोनों फिक्स होता है, मतलब आपका आयतन भी और आकार दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। किसका, सॉलिड का। लिक्विड का क्या है, आयतन तो फिक्स होता है, आकार कोई फिक्स नहीं होता है। गैस का दोनों फिक्स नहीं होता है, ये आप समझ गए। अब दोनों फिक्स किस में होता है, ठोस का, तो हम लोग ठोस पे जाएंगे। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये फर्स्ट आपका जो क्लास हुआ था मैटर पे, आप उस पे जा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। निलंबन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सस्पेंशन के बारे में आपको बताना है। मैंने आपको बताया था इसकी कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव दिखाता है, इसके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, इसको शांत छोड़ देने पे इसके नीचे कण बैठ जाते हैं। एक विषमांगी मिश्रण हेटेरोजेनस मिक्सचर है, बताए थे। जैसे एग्जाम्पल में क्या बताए थे, पानी और रेत का मिश्रण, पानी मिला दो और उसमें बालू मिला दो, और दोनों जो मिश्रण जो आपको मिक्सचर मिलेगा ना, वो आपका सस्पेंशन कहलाता है। समझ में आ गया। तो विषमांगी मिश्रण है, ये सही है। निलंबित कण प्रकाश के किरण को, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ना, वो आपका जो बीम ऑफ लाइट उसको स्कैटर कर देता है, मतलब ये सही बात है। निलंबन क्या होता है, अस्थाई। देखिए ये अस्थाई होता है, अस्थाई कौन होता है, आपका विलियन और आपका कॉलॉइड। वो क्या होता है, उसको आप शांत छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल भी उसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे बेस में नहीं बैठेंगे। लेकिन आपका जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होता है, छोड़ दीजिएगा, नीचे बैठ जाएंगे, बालू नीचे बैठ जाएंगे। मतलब ये क्या है, ये आपका टेम्पररी है। बाकी जो विलियन और कोलाइड है वो आपका परमानेंट है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, एक निलंबन को परमानेंट बोल रहा है, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। इसमें पूछा क्या गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आगे,
निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो हम लोग इसको भी नग्न आंखों से देख सकते हैं। मतलब इसमें क्या है कि 3, इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में आपके आंसर में होता है ए बी एवं डी तीनों, ए बी एवं डी तीनों, या फिर कौन सा कथन असत्य रहता, तो खाली ये कथन असत्य रहता। ये देख लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आगे आता है अगला क्वेश्चन पे कि कुहासा किस प्रकार का उदाहरण है। देखिए कुहासा किस प्रकार का उदाहरण है, इसको समझने के लिए आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये आपका कोलॉइड का एक पार्ट है जिसमें हम लोग आपके साथ एक डिस्कस किए थे, एक फोटो आपको आगे चल के मिलेगा। इसमें फोटो नहीं है आपका, इसके पीछे वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस किए थे कि कुहासा में क्या था कि एक होता है जो कोलॉइड जो होता है, एक आपका डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है। जो आपका घुलने वाला जो आपका कम मात्रा में होता है वो आपका डिस्पर्स फेज होता है, और जो घुलाता है वो आपका डिस्पर्सन मीडियम होता है। ये आप समझ गए थे। कुहासा में क्या होता है, कुहासा में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग गैस देखते हैं। ये आप समझ गए सर, गैस देखते हैं, गैस तो देखते हैं, लेकिन उसमें रहता क्या है आप बताइए, ठोस रहता है या द्रव रहता है। सर उसमें पानी रहता है, सही। तो गैस में द्रव रहता है, आपको देखना है गैस में द्रव, तो आपका ये हो गया। सर ये द्रव में द्रव, ये ठोस में द्रव, ये द्रव में गैस, पीछे का वीडियो आप जाइए उसमें आपका पूरा क्लियर इसी चीज बताया गया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ठोस में द्रव एक चीज, ये आप यदि पनीर खाए होंगे तो आप देखे होंगे पनीर आपको ठोस दिखता है, हाँ सर ठोस दिखता है, लेकिन उसमें पानी का कण रहता है क्या, रहता है। तो ठोस में द्रव रहता है क्या नहीं। ये भी आपका कोलॉइड का ही एक उदाहरण है, जिसमें ये जो आपका है ये आपका डिस्पर्सिंग मीडियम है, ये आपका डिस्पर्स फेज है। इस प्रकार हम लोग देखें सतह पर वायुमंडल दाब कितना होता है। एक चीज आप समझिए कि जो समुद्र का जो सतह होता है उस पर जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, वो आपका 1 ATM होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपका 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अब आपको ऑप्शन में क्या होता है उस पर आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या टेक आउट करना है। कहाँ पर, ये समुद्र की सतह पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वायुमंडलीय दाब है ना, उसके बारे में पूछा गया है, उसका ये आंसर है। यदि ऊपर हम लोग जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब आपका घटता जाता है, याद रखिएगा। और क्या घटता है, आपका जो द्रव का जो क्वथनांक है ना, द्रव का जो क्वथनांक है वो भी आपका घटता जाता है। ये दो चीज आपको बताएं। सबसे अधिक जो वायुमंडलीय दाब कहाँ होता है, तो आपका पृथ्वी की सतह पर होता है। ये आप समझ गए। आगे आते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो 1 ATM आपका दिया हुआ है, 1.01 10⁵ पास्कल ये भी आपका दिया हुआ है, 1.01 10⁶ ये आपका होगा नहीं। ए एवं बी दोनों, मतलब ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे। इस प्रकार 79 का ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित तापमान पैमानों पर पानी हिमांक और क्वथनांक है। पानी का हिमांक बिंदु और आपका क्वथनांक बिंदु दिया हुआ है, किसका, आपका पानी का। मैं बहुत इसको लिखता तो ज्यादा लंबा वीडियो होता है, मैं आपको टेबल फॉर्म में आपके लिए सुविधा होगा कि आप इसको कॉपी में उतार सकते हैं। सेल्सियस में क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी आपका जम जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा। फ़ारेनहाइट में यदि बोला जाएगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो जम जाएगा, 212 पे उबलने लगेगा। केल्विन में 273 पे 373 पे उबलने लगेगा। 0 डिग्री र्यूमर तापमान पे, र्यूमर स्केल पे आपका 80 डिग्री र्यूमर पे आपका क्या हो जाएगा, वो वाष्प का रूप में आने लगेगा। आगे आते हैं इसका रिलेटेड क्वेश्चन पे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। एक आपको फॉर्मूला बताते हैं जिसमें आपको ज़्यादा सुविधा होगा कि यदि आपको यदि क्वेश्चन पूछे कि सर सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से र्यूमर में, किसी से भी इंटरलिंक करके आपको यदि क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे उसको बनाइएगा। तो एक फॉर्मूला है C/5 बराबर F माइनस, मतलब फ़ारेनहाइट 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। आप इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। इस फॉर्मूला को आप याद रखने से क्या हो जाएगा कि आपका सेल्सियस में दिया हुआ है, यदि आपका सेल्सियस में दिया हुआ है कोई भी चीज तो आप उसको आराम से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। यदि सेल्सियस में दिया हुआ है आपको केल्विन में चाहिए तो आप उसको आराम से चेंज कर सकते हैं। यदि सेल्सियस में दिया हुआ है और यदि आप उसको र्यूमर में स्केल में करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यदि र्यूमर में दिया हुआ है आपको केल्विन में करना है तो आप ये दोनों को लेकर कर सकते हैं। अभी इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बताना है कि तापमान बराबर होता है, मतलब वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। मतलब सेल्सियस और आपका फ़ारेनहाइट दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर मान लेते हैं x। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला देखते हैं, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला तो क्या था, सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला में आपका c बटा क्या था 5 बराबर f माइनस 32/9 था। यहाँ तक आप समझ गए। ये दोनों क्या बराबर है, क्या मान लिए, x मान लिए, यहाँ x ले लिए, बटा क्या हो जाएगा 5
एफ के जगह में क्या होगा एक्स, क्यों एक्स माने हुए हैं, बट -32/9। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 9 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 9x, 5 से गुना करेंगे 5x माइनस 5 को 32 से गुना करेंगे तो 5 2 या 10, 1 रहा 5 3 या 15 और 16। 9x में 5x जाएगा कितना 4x हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -160। यहाँ समझ गए, ये 4 से यदि 160 को काटेंगे तो -40 आएगा, मतलब x का मान क्या आ जाएगा -40। मतलब ये माइनस जो 40 है यही एक तापमान है जो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में क्या होगा बराबर होगा। तो -40 डिग्री ही एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें आपका आप सेल्सियस में बोलिए या फिर फ़ारेनहाइट बोलिए, दोनों का टेम्परेचर आपका सेम होगा। 0 डिग्री होगा नहीं। ये आपका क्या है, जहाँ पर ये हिमांक बिंदु है जल का, ये क्या है क्वथनांक बिंदु, ये आपका होगा नहीं। 32 डिग्री आपका होगा नहीं। आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना करें, इसको आप जरूर याद रखिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। आ गया ना वैसा क्वेश्चन। चलिए आगे आपके साथ डिस्कस करते हैं, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। इसमें क्या है कि मानव शरीर का सामान्य ताप यदि सेल्सियस में क्या होता है तो हम लोग एक चीज़ याद रखे हैं 37 डिग्री सेल्सियस। इसको चाहिए किस में फ़ारेनहाइट में। अभी आपको क्या बताया फॉर्मूला C/5 बराबर F माइनस 32/9 अभी आपको बताएं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेल्सियस की जगह क्या होगा 37 होगा बटा क्या होगा 5 बराबर क्या होगा F माइनस क्या 32/9। अब इसको से भागा दिए तो क्या हो जाएगा 5 7 35 और आपका क्या हो जाएगा 5 4 20 बराबर ये 9 भागा में इधर का क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा F माइनस 32। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 66.6 बराबर क्या आ जाएगा F माइनस 32। यहाँ तक समझ गए। अब इसका आंसर देखते हैं। अब ये -32 इधर आएगा तो आपका 66 और 32 कितना हो गया 98 और पॉइंट के बाद क्या है 6 है, मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारे शरीर का तापमान यदि हम लोग फ़ारेनहाइट में मापेंगे। 98.6 हो गया। ये आपका होगा नहीं। ये 37 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, सेल्सियस रहता तो सेल्सियस में आंसर होता। ये आपका 98.4 होगा नहीं। ये आपका 40 डिग्री ऐसा तापमान है जिसमें आपको फ़ारेनहाइट बोले या फिर डिग्री सेल्सियस बोले, दोनों क्या होता है सेम। कौन सा -40 डिग्री। ये आप समझ गए। आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग के लिए, इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में क्या होगा। अभी सेल्सियस में दिया हुआ था, अभी आपको बताया था ना कि 37 डिग्री सेल्सियस है। इसको यदि आप केल्विन में चेंज कीजिएगा तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 273 आपको जोड़ देना है। जोड़िए 7 और 3 कितना हो गया 10, कितना रहा 1 रहा, तो 7 और 3 10 है 11, हाथ में कितना रहा 1, 2 और 1 कितना, तो 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान किसमें केल्विन में 310। ये हो गया। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आगे आते हैं 83 नंबर पे। हम लोग इस सेशन का लास्ट पड़ाव पे हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमको आप सपोर्ट कीजिए कि ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियोस ला सकूं। मैं आप लोगों के लिए मोटिवेट रहूं कि मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियोस और जितने भी ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस आप लोग के लिए ला सकूँ। कि काइंडली आप हमको बस खाली आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए कि ताकि ज़्यादा लोगों तक ये एक्सेस हो सके। तापमान का वह पैमाना जिसमें तापमान केवल धनात्मक होता है, मतलब अभी आपको क्या क्या बताएं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, ये 4 पैमाना है तापमान मापने का। यदि 4 पैमाने में ऐसा कौन सा पैमाना है जिसका जो वो केवल पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव में नहीं आता है, तो सेल्सियस भी आपको नेगेटिव मिलेगा, अभी आपको बताए थे हम। आपको फ़ारेनहाइट भी नेगेटिव मिलेगा, र्यूमर भी आपको नेगेटिव मिलेगा, लेकिन केल्विन आपको कभी भी नेगेटिव में नहीं मिलेगा। तो केल्विन ही एक ऐसा तापमान है जो आपका नेगेटिव नहीं होता है। ये आप समझ गए। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पे कितना होगा। ये आपके लिए हम होमवर्क कर देते हैं। 273 डिग्री आप जोड़ दीजिए, जो भी आएगा आपका केल्विन में आएगा। अब आपको इसमें आंसर देखना है, जो होगा आप देख लीजिए। ये आपके लिए होमवर्क रखें। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन से छूटा हुआ इसमें से, हाँ ये आपका अंतिम क्वेश्चन है कि क्लिनिकल जो थर्मामीटर का रेंज क्या होता है। जो हमारा डॉक्टर लोग जो हमको कभी बुखार वगैरह नापने के लिए इधर या इधर रख देते हैं या फिर यहाँ रख देते हैं और टेम्परेचर को मापते हैं, उसका रेंज कितना होता है। क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उसका जो रेंज होता है ना, वो आपका 35 डिग्री सेल्सियस से आपका 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। मतलब निम्न ताप कितना होता है 35 डिग्री, उच्च तापमान कितना होता है 42 डिग्री। कौन सा ताप मापी, आपका जो डॉक्टर जो मापता है वही वाला थर्मामीटर। ये मिस मत कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उसका लोअर रेंज कितना होता है 35 डिग्री, हाईएस्ट रेंज कितना होता है 32 डिग्री, लेकिन मानव तापमान कितना होता है
आपका 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क देके जा रहा हूँ कि यदि 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान सेल्सियस में है तो आपका डिग्री र्यूमर में इसका टेम्परेचर हमारे शरीर का क्या होगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए निकाल के दे दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने आप लोगों के साथ ये पूरा मैटर का चैप्टर को कंप्लीट किया और आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे। मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ताकि आप लोग इसी तरह हमको मोटिवेट करते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि साइंस का कंप्लीट 12 तक ऑब्जेक्टिव का सेशन में कंप्लीट करूंगा और आपका एक कंटेंट वाइज टॉपिक भी लाऊंगा कि जैसे कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। इस प्रकार के कंटेंट वाइज वीडियो में बना के लाऊंगा। बस आप खाली कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। और जस्ट इसके आगे क्लास में मैं आप लोग के लिए झारखंड का नदियों का पार्ट 3 लेकर आऊँगा। बस आप बने रहिए हमारे वीडियोज़ में कि आप हमको ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ झारखंड के नए वीडियोज़ के साथ। अगला क्लास में अभी साइंस की है, आगे झारखंड का वीडियो अपलोड करेंगे। फिर मिलता हूँ। जय हिंद दोस्तों।